आप सभी को एग्जाम नोनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हिंदी टीचिंग मेथोडोलॉजी से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन जो है आपका डिजाइन किया गया है। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पहला चीज की इस सेशन में टोटल 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखा गया। कितना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा? 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी टेट एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले जेटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। और इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको ये फील होगा कि कंप्लीट हिंदी का आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया, खास करके हिंदी पेडागोगी। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी भाषा का शिक्षण करते हैं, किसका शिक्षण करते हैं? भाषा शिक्षण। और खास करके अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भाषा शिक्षण में बच्चों को हम लोग कितने स्किल्स सिखाते हैं, कितने कौशल सिखाते हैं। तो अगर आप ध्यान से नोटिस किए होंगे बीएड या डीएलएड के क्लास में तो आपको पता होगा कि भाषा शिक्षण में टोटल 4 कौशल पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? कौशल पर। कितने? 4। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 कौशल कौन कौन सा है जिसको हम लोग भाषा शिक्षण में क्या कराते हैं? बच्चों को अभ्यास कराते हैं, बच्चों के अंदर विकास कराते हैं। तो कौन कौन सा है? सबसे पहले हम लोग कराते हैं श्रवण कौशल, कि बच्चे अच्छे से सुने। कोई भी बात टीचर बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं, तो बच्चे के अंदर इस गुण का विकास होना चाहिए कि वो ध्यान से सुने। उसे हम लोग श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। सेकंड कौशल का डेवलपमेंट हम लोग कराते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वाचन कौशल, कि बच्चे अच्छे से व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके अपने अंदर के भाव को। तो उसे हम लोग वाचन कौशल कहते हैं। बोलना यानी वाचन, ताकि बच्चे बढ़िया से बोल पाए, शुद्ध बोल पाए, अपने मन की बात को बोल पाए। थर्ड हम लोग कराते हैं, क्या कराते हैं? थर्ड हम लोग पठन कौशल का विकास कराते हैं। पठन कौशल क्या होता है? पठन कौशल होता है आपको कि बच्चे क्या कर सके, कोई भी चीज जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सके। तो पठन कौशल का विकास कराते हैं जब हम लोग भाषा शिक्षण करते हैं। फोर्थ कौन सा कौशल का विकास कराते हैं हम लोग? फोर्थ, चौथा हम लोग लेखन कौशल का विकास कराते हैं। तो ये 4 कौशल का डेवलपमेंट हम लोग कब कराते हैं? जब हम लोग भाषा शिक्षण कराते हैं बच्चों से। जब बच्चों को हम लोग क्या सिखाते हैं? भाषा सिखाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति का कौशल कौन सा है। ये अभिव्यक्ति आखिर होता क्या है? अभिव्यक्ति मतलब अपना अंदर की भाव को व्यक्त करना। तो बच्चे श्रवण से अपने अंदर की बात को व्यक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वाचन वाचन से कर सकते हैं, सही बात है। तो वाचन यानी कि बोलना एक ऑप्शन हो गया। दूसरा और किससे कर सकते हो? लेखन, लिख कर क्या कर सकते हो? वो अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि बोलना और लिखना जो है आपका भाषा कौशल की कौन सी कौशल है? अभिव्यक्ति का कौशल है। अपने अंदर की बात को बोल सकते हो। तो क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप बैचेस, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो प्राइस है आपका देख पा रहे होंगे आप, सोशल साइंस पेपर 2 का भी आपको बैच आप एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से आप एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है आपसे कि अनुलेख जो है किस भाषा कौशल से संबंधित है। तो हम लोग अभी देखें कि टोटल 4 भाषा कौशल था। भाषा कौशल कितना था? कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि भाषा कौशल की संख्या कितनी होती है। तो भाषा कौशल की संख्या आपका 4 होती है। उन्हीं में से एक है आपका लेखन कौशल। क्या आपका? लेखन कौशल। और ये जो आपका लेखन कौशल है ये टोटल 3 भाग है। लेखन कौशल का कितने प्रकार का होता है? लेखन कौशल आपका 3 प्रकार का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेखन कौशल का कितना प्रकार होता है, तो लेखन कौशल टोटल 3 प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार कौन कौन सा? एक होता है आपका अनुलेख। क्या होता है? अनुलेख। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को याद भी रखिएगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लेखन कौशल कितना प्रकार का होता है, भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है। तो भाषा कौशल आपका 4 प्रकार का होता है, लेखन कौशल आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार क्या क्या? एक हो गया आपका अनुलेख, दूसरा हो गया आपका प्रतिलेख। क्या है दूसरा? प्रतिलेख। और तीसरा आपका क्या हो गया? तीसरा आपका हो गया श्रुति लेख। क्या हो गया आपका? श्रुति लेख। तो लेखन कौशल 3 प्रकार का हो गया आपका। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। तो आपके यहाँ दिख रहा अनुलेख जो है लेखन कौशल का एक प्रकार है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सेशन को अगर देख रहे हैं तो ये भी असेसमेंट करते हुए चलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा। तो आप अपने आप का असेसमेंट करते हुए चलेंगे तो पता चलेगा कि आपका तैयारी कहाँ तक पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा प्रयोगशाला यानी लैंग्वेज लैब के अनुभाग में कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा रूम जो है आपका सम्मिलित नहीं होता। तो आप अपना बीएड या डीएलएड जिस भी कॉलेज से किए होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे एक लैंग्वेज लैब होता था। क्या होता था? एक लैंग्वेज लैब। वहां पर हम लोग क्या करते थे, 4 जो भाषा कौशल है उसका डेवलपमेंट कराया जाता है किसमें? लैंग्वेज लैब में। तो लैंग्वेज लैब में आपका परामर्श कक्ष, काउंसलिंग रूम होता था, श्रवण कक्ष होता था जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह लगा हुआ रहता था, कंट्रोल कक्ष भी था। आपका क्या नहीं होता था उसमें? उसमें कोई भी रेस्ट रूम आपका नहीं होता था, यानी विश्राम कक्ष नहीं होगा किसमें? आपका भाषा प्रयोगशाला में। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि स्वस्वर वाचन का क्या गुण है। तो एक चीज याद रखिएगा कि स्वस्वर वाचन यानी आप बोल रहे हैं फिर बच्चे भी बोल रहे हैं। जैसे हम बोले कि मेरा भारत एक महान देश है, तो आपके साथ साथ बच्चे भी उस चीज को बोल रहे हैं, तो उसे हम लोग स्वस्वर वाचन कहते हैं। और ये स्वस्वर वाचन जो है ना, ये कब कराते हैं हम लोग? जब बच्चे 1 या 2 क्लास में होता है, यानी प्रारंभिक अवस्था में हम लोग क्या कराते हैं? स्वस्वर वाचन कराते हैं, बच्चे जब प्रारंभिक अवस्था में होता है। तो स्वस्वर वाचन का क्या गुण है कि इससे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा उचित ध्वनि निर्गम करे, वो बढ़िया से बोल सके। तो ध्वनि का प्रैक्टिस हो जाता है इसमें। तो स्वस्वर वाचन का क्या गुण है? उचित ध्वनि निर्गम स्वस्वर वाचन का क्या है? गुण है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन। मौखिक मूल्यांकन यानी जब आप किसी क्लास में पढ़ा रहे, कोई भी टॉपिक आप पढ़ाए, जैसे हिंदी का टॉपिक मान लेते हैं, क्या वर्ण पढ़ाए, क्या पढ़ाए आप? वर्ण। अब वर्ण पढ़ाने के बाद आप बच्चों से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, बच्चे से क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। किस प्रकार से पूछ रहे हैं आप? मौखिक पूछ रहे हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसका आंसर क्या होगा? बहुत ही शॉर्ट में होगा, बहुत ही छोटा में होगा, यानी बहुत ही शॉर्ट, लघु, एकदम बहुत ही शॉर्ट होगा, अति लघु होगा। क्या होगा? आंसर उसका अति लघु होगा। तो उस टाइप के असेसमेंट को हम लोग मौखिक मूल्यांकन कहते हैं। तो मौखिक मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला है कि मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एकदम पूरा का पूरा गलत है। जब आप मौखिक मूल्यांकन कर रहे होंगे तो आप बहुत ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, ताकि तुरंत आपको पता चल जाए कि बच्चों को पता है या नहीं पता है। ऑप्शन बी है कि मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, जो कि एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो भी व्यक्ति मौखिक मूल्यांकन कर रहे हैं, एज ए टीचर अगर आप कर रहे हैं, तो आप क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। सहनशील क्यों होना चाहिए आपको? क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चे हो सकता है कि कोई भी चीज को 5-10 सेकंड सोचने के बाद उत्तर दे। ऐसा ना हो कि शिक्षक ऐसा हो कि वो 5 मिनट सोचने में जो वक्त लगा रहे हैं उस टाइम आप उसको डांट दे रहे हैं, फिर बच्चे डर जाएंगे, फिर वो उत्तर देंगे ही नहीं, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों को वो चीज़ आती है या नहीं आती है। तो उसको सहनशील होना होगा, और क्या होना होगा? उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना होगा। तो ही क्या कर सकते हैं? वो मौखिक मूल्यांकन करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। ये जो अभी हम पढ़कर सुनाए आपको कि मूल्यांकन क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की एक प्रक्रिया है। तो ये जो परिभाषा है मूल्यांकन की, ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम लोग मूल्यांकन क्यों कराते हैं बच्चों को क्यों मूल्यांकन करते हैं? ताकि हमको ये पता चले कि बच्चे कितना सीख पाए, बच्चे कितना सीख पाए। ये कैसे आप पता करेंगे कि बच्चे कितना सीख पाए हैं? ये आप पता कर पाएंगे जब बच्चों का आप मूल्यांकन करेंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं और मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलत पढ़ा रहे हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चे ओरिजिनल में कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं रहे। वो डेली आ रहे हैं, क्लास बैठ के चले जा रहे हैं। तो अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ये परिभाषा या स्टेटमेंट दिया गया आपको माइकेलिस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी के सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो शिक्षण माध्यम वाला क्लास आप देख लीजिएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला क्लास, कि किस किस मेथड से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, टीचिंग कराते हैं। तो उन्हीं में से एक आपका क्या हो जाएगा? एक मेथड ऐसा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
कि बच्चों को पहले कोई चीज़ पढ़ा देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा दिए किसके बारे में, संधि के बारे में पढ़ा दिए। आप संधि के बारे में पढ़ाने के बाद आप पता किए कि कुछ बच्चों को कुछ कुछ टॉपिक पर दिक्कत आ रहा है, कुछ कुछ नियमों पर क्या आ रही है, समस्या आ रही है। तब फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको आप टीच कराएंगे। तो उस टीचिंग को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिमाइडल टीचिंग। क्या कहते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेमिडियल टीचिंग। तो ये जो रेमिडियल टीचिंग है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका सीडीपी में भी पूछा जाता है और इंग्लिश और हिंदी में भी पूछा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें बच्चों के कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उसको दूर करते हुए हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। तो इसे रिमाइडल टीचिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। और कल का जो आपका सेशन होगा पूरा का पूरा रेमेडियल टीचिंग पर ही होगा। इसका पूरा बहुत ही बेहतर पीपीटी हम बनाया है, 2-3 घंटा टाइम लगा इस पीपीटी को बनाने में, बट फाइनली बहुत ही बढ़िया बना। और उसका पूरा का पूरा जो आपका क्लास है वो कल लगवाएंगे, कल शाम 6 बजे वो क्लास आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लाइव करना है कि वीडियो बना के डाल देंगे, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। और ये वीडियो देखने के बाद रिमाइडल टीचिंग का आपको रिमाइडल टीचिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में टेट का, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च के बाद उस पीडीएफ में डाला गया है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8 कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सीसीई। क्या कहते हैं इसको, सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो सीडीपी में ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे असेसमेंट वाला दिन। एक टॉपिक और है सीडीपी का जो आपका छूट गया था, वो है असेसमेंट। और जेटेट का भले नया सिलेबस आपको आए तो वो उसमें आपको असेसमेंट देखने को ही मिलेगा, ये टॉपिक आपका जरूर रहेगा। और इस टॉपिक का पीडीएफ भी आप बना लिए हैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद। वहाँ पर हम बताएंगे डिटेल्स में असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट कितने प्रकार का होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें बच्चे बार बार क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ये आपका होगा परसों, यानी संडे का क्लास आपका कौन चीज़ का होगा, यहाँ पर फिर हम एक बार लिख दे रहे हैं आपको कि संडे का जो क्लास होगा आपका वो रिमाइडल टीचिंग पर होगा। मंडे का जो क्लास होगा आपका, मंडे का जो क्लास होगा वो आपका होगा असेसमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, असेसमेंट के ऊपर। तो ये दोनों सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों सेशन से आप इजीली जो है आप सीडीपी में आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोनों सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आधा आधा घंटा का सेशन होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा का सेशन होगा। ये 2 सेशन आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही उम्दा लगेगा। तो सीसी का फुल फॉर्म क्या, सीसी का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवाल्यूएशन। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये इवाल्यूएशन एंड असेसमेंट, इसमें क्या अंतर होता है, ये आप बताएंगे क्लास के दिन। बट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवाल्यूएशन एंड असेसमेंट, दोनों के बीच में क्या मूल अंतर होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष आपसे पूछा गया, डिमेरिट पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें विद्यार्थी का क्या होता है, निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, जो कि सही स्टेटमेंट है, ये कोई दोष नहीं है। विद्यार्थियों को अपने कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। जब डेली बेसिस पर आपका एवेल्यूएशन होगा तो बच्चों को पता रहेगा कि वो किस किस चीज़ में मिस्टेक कर रहा है, तो उसका निरंतर ज्ञान होते रहेगा कि वो किस किस दिक्कत को सामना कर रहा है। थर्ड है कि अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है। इससे अभिभावक जो होती है, गार्जियन जो होती है, उसको पता रहती है कि बच्चे कितने प्रोग्रेस किया है। तो ये सारे दोष नहीं है, ये सारे आपका कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन का डीमेरिट मेरिट है। क्या ये सब आपका मेरिट है, मेरिट में गिना जाएगा ये सब चीज़। और लास्ट है आज तक, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम है। ये गलत बात है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो 60-60 बच्चा का सेक्शन बना रहा था, तो उन 60 बच्चों का हम लोग एक ही साथ क्या करा सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन करा सकते हैं, करते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत होगा। एक मिनट, यहाँ दोष, मूल्यांकन का दोष, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम। हाँ सही बात है कि ये दोष है, क्या गलत नहीं, ये क्या दोष है कि जब ज्यादा बच्चे होंगे तो ही आप क्या करा सकते हैं, सीसी करा सकते हैं। 1-2 बच्चा रहेगा तो आप सीसी कितना दिन कराएंगे, ज्यादा नहीं करा सकते। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बट फिर इसको आप सही कर लीजिए कि ये प्रणाली कब लागू की जा सकती है, जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम है। और ये क्या है, सीसी का क्या है, डिमेरिट है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे आप कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में टोटल कितने पदों का इस्तेमाल किया जाता है।
तो जब हम लोग उपलब्धि परीक्षण निर्माण करते हैं तो टोटल हम लोग 4 पदों का निर्माण करते हैं। कितना? 4। वो क्या क्या? पहला होता है कि आपका प्लानिंग करना, परीक्षण जो भी आप मूल्यांकन करेंगे या टेस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको प्लान करना होगा। यानी पहला हम लोग क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहला होगा योजना बनाना, प्लान बनाना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान क्रिएट करते हैं। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं? सेकंड में हम लोग परीक्षण का जो स्टार्टिंग फॉर्मेट होगा उसको हम लोग तैयार करते हैं। स्टार्टिंग फॉर्मेट को हम लोग तैयार करते हैं। स्टार्टिंग फॉर्मेट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। थर्ड में हम लोग क्या करते हैं? जो भी परीक्षण हम लोग कर रहे हैं उसका रिटेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसका हम लोग रिटेस्ट करते हैं उसका। फोर्थ में क्या हो जाएगा? उस परीक्षण का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में टोटल 4 पदों का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो किंडरगार्टन से संबंधित एक पूरा का क्लास जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला क्लास लिए थे उसमें डिटेल में हम लोग बात किए थे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले कि यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, जो कि पूरा का पूरा गलत स्टेटमेंट है। किंडरगार्टन मेथड जो होती है टीचिंग का, वो एक पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल मेथड है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से सिखाते हैं। तो वो अमनोवैज्ञानिक कैसे हो सकता है? वो पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक विधि है। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ये जो है आपका किंडरगार्टन मेथड जो होती है बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, हायर क्लास के लिए ये क्या होती है? उपयोगी नहीं होता। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, ये गलत है आपका। कुक महोदय नहीं किए थे। किंडरगार्टन मेथड का पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार किए थे। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है, ये कथन सत्य है। इसके माध्यम से हम लोग क्या नहीं दे सकते हैं? भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा नहीं दिया जा सकता। बाकी मैथ वगैरह हम लोग पढ़ा सकते हैं इस किंडरगार्टन मेथड से। साहित्य वगैरह नहीं, भाषा हम लोग सिखा सकते हैं, बट साहित्य जो होती है भाषा से ऊपर बढ़कर होती है, हायर लेवल की चीज हो गया साहित्य, आपका व्याकरण हो गया। क्लास 1 के बच्चों को तो हम लोग व्याकरण पढ़ाते नहीं है। जब बच्चे 4 साल की उम्र में होता है तो उसको हम लोग ग्रामर पढ़ाते नहीं है, बट भाषा हम लोग सिखाते हैं। तो भाषा, गणित, ये सब चीज की शिक्षा हम लोग दे सकते हैं किसके माध्यम से? किंडरगार्टन टीचिंग मेथोडोलॉजी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। यानी बेसिक शिक्षा प्रणाली में हम लोग भाषा की शिक्षा किस माध्यम से हम लोग दे सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली आखिर होता क्या? ये बेसिकली क्या होती है? व्यवहारिक तौर पर, यानी थ्रू प्रैक्टिकल बच्चों को हम लोग ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्यादा किताबों पर नहीं, अनुभव पर आधारित। बेसिक शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित शिक्षण प्रणाली है? अनुभव पर आधारित। इसमें हम लोग किताबी ज्ञान ज्यादा नहीं देते हैं, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा कराते हैं। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली में तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले कट जाएगा कि केवल किताबी ज्ञान हम लोग नहीं देते, इसमें हम लोग एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं। बी है आपका सामाजिक पर्यावरण। तो ये आपका सही होगा कि किस माध्यम से दी जा सकती है? आपका सामाजिक पर्यावरण से हम लोग बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा को हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 12 आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली है इसकी सीमा क्या है, ये आपसे पूछा जाए। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, जो ये व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली है इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 1963 में जो प्रोफेसर एस केलर, कौन? प्रोफेसर एस केलर के द्वारा जो है आपका वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की विकास किया गया। ठीक है। और इसमें इसकी सीमा क्या पूछा जा रहा है? इसकी सीमा ये है कि इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। यही आपका सही स्टेटमेंट होगा कि इस जो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली होती है जिसमें हम लोग पर्सनलाइज्ड बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा है और उसको क्या समझ में नहीं आ रहा, उसको मान लेते बोर्ड मास उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बोर्ड मास उसको समझ में नहीं आ रहा मैथ में, ठीक, और बाकी बच्चों को समझ में आ गया, बट कुछ ही बच्चों को या 1 या 2 बच्चों को समझ में नहीं आया, तब उसको हम लोग क्या करेंगे? व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। तो उस केस में हम लोग बड़ी कक्षा में इसको अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, 1-2 बच्चों के साथ में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 13 आपसे क्या पूछा जा रहा है? 13 पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका?
तो अध्ययन कार्य का आवंटन आपका पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम का सोपान है। अध्ययन हेतु निर्देश देना, यह भी आपका उसमें शामिल है। विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, ये भी शामिल है। कलात्मक प्रायोजन, ये आपका किसमें शामिल नहीं है? पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम में आपका शामिल नहीं है। बाकी ये 3 शामिल है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें मूल्यांकन भी आपका शामिल होगा। अध्ययन कार्य का आवंटन करना, अध्ययन हेतु निर्देश प्रदान करना, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना, मूल्यांकन, ये सारा चीज आपका पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम का उपागम में शामिल है। बट शामिल क्या नहीं है? कलात्मक प्रायोजन आपका शामिल नहीं है। 14 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ करवाए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम लोग उसको सिखाते हैं कि ये क्या अ है, ये क्या है आ है। तो ये अ और आ, ये दोनों को आप ध्यान से देखिए, दोनों का आकृति, दोनों वर्णों का जो आकृति है लगभग लगभग मिलता जुलता है। तो शुरुआत में जब बच्चों के अंदर हम लोग लेखन कौशल का विकास कराते हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो सरल वर्ण होता है और साथ ही साथ जो समान आकृति के वर्ण होती है उसको हम लोग पहले सिखाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु ये बात कही गई है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आप सोच के ही दे सकते हैं। तो इस टाइप से जब आप देखेंगे एग्जाम में, तो सीडीपी में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा विचार करके। अब 2 पैसेज आपका पूछा गया है, हम भी रखे हैं इसमें, और हम आशा करते हैं कि जो जेटेट का एग्जाम है आपका, उसमें भी आपका टोटल 5 से 8 नंबर का पैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपके एग्जाम में पैसेज पूछा जाए, गद्यांश पूछा जाए, तो आप पहले गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। ये तरीका नहीं होता जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं कि आप गद्यांश को पहले पढ़ रहे हैं। पहले आप किसको पढ़ेंगे? पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। पहले आप क्या पढ़ लीजिए? प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न को पढ़ने के बाद आप गद्यांश को पढ़े तो आपको तुरंत तुरंत दिखेगा उन सारे क्वेश्चन का आंसर। अगर आप पहले गद्यांश को पढ़ते हैं फिर आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो दिक्कत क्या आएगी कि फिर से आपको रीड करना होगा पैसेज को। बट अगर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप गद्यांश में आते हैं तो आपको गद्यांश को हो सकता है कि एक ही बार पढ़ना पड़े, तो वहां पर आपका टाइम सेव होगा। तो आपको टाइम सेव करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की ओर जाएंगे, इस गद्यांश को आप पढ़ लेंगे। इस गद्यांश को हम यहाँ स्लो कर दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। ये किसके बारे में है? कि मनुष्य के मन के बारे में है। कि हम लोग क्या जानते हैं कि मनुष्य का जो मन होता है वो सदैव क्या हो, गतिशील होता रहता है। मनुष्य का मन एक जगह स्थिर नहीं होता, हम लोग सभी जानते हैं। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती है। जो आप नहीं करना चाहते हैं वही चीज आपको ज्यादा खींचती है। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकेंगे। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्या खींच रहा है कि आपके दोस्त मूवी देखने जा रहा है, घूमने जा रहा है, और अगर आप एग्जाम की तैयारी ना करके घूमने चल जाएंगे तो आपका जो मेन उद्देश्य था एग्जाम पास करना वो आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया पैसेज है, इसको आप एक बार पढ़िएगा और यहाँ से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग कराते हैं आपको। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसी पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 को ध्यान से आप देखिएगा। यह संधि विच्छेद से पूछा गया आपसे कि जो सदैव है, सदैव का संधि विच्छेद क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होता? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो हम लोगों को एक सूत्र पता होना चाहिए आपको कि अगर किसी वर्ण के शब्द के लास्ट में आ आती है और उसके साथ ए जोड़ता है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाता है। क्या बनाता है आपका? ए बनाता है। तो यहाँ पर सदैव है, तो आप कहाँ पर इस टाइप के मैकेनिज्म आपको दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा आपको, सदा और ए, यानी आ और ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सदैव का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से 20 शब्द का पर्यायवाची क्या है? 20 शब्द का पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो 20 शब्द का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो गया। 20 का क्या क्या होता है? आपका जहर होता है, जहर को हम लोग 20 कहकर बुलाते हैं। उसके साथ साथ क्या होती है? गरल भी होता है, जहर, गरल, और एक दो आप याद रखेंगे तो आपको याद होगा हलाहल। हलाहल भी क्या होती है? 20 का ही पर्यायवाची शब्द है, एक हलाहल होता है। उसके बाद क्या होती है? कालकूट। कालकूट भी जो है आपका किसका? 20 का ही पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन सा आपका मैच हो रहा है यहाँ पर? तो गरल मैच हो रहा है। तो 20 शब्द का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर? गरल जो है आपका 20 शब्द का पर्यायवाची है। 17 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? विरोधी शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं कि विरोधी का विलोम शब्द क्या होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा। बहुत ही आसान है ये।
18 आपसे पूछा जा रहा है कि गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से क्या आशय है। मनोदशा मतलब क्या है? तो मनोदशा जो है आपका एक विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। विसर्ग संधि किस प्रकार का संधि है? ये आपका विसर्ग संधि है। तो मनोदशा को जब आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मनोदशा को अगर आप तोड़ेंगे तो दो चीज मिलेगा, मन युक्त दशा, यानी मन की दशा को व्यक्त करती है क्या? मनोदशा। तो मन युक्त दशा मनोदशा। तो इसका आशय है कि मन पर दशा या मन की दशा या मन को दशा। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा मन की दशा को हम लोग मनोदशा के नाम से जानते हैं। तो 18 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य शब्द, मनुष्य किस प्रकार का शब्द है? तो मनुष्य जो है पूरा का पूरा एक जाति को दर्शाता है। तो मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जो जाति बताता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। फिर आपका पैसेज पूछा गया। इस पैसेज में क्या उसका तरीका यही रहेगा, पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको उत्तर देने में क्या होगा? आसानी होगा। इस पैसेज में क्या बोला जा रहा है कि इस भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो जैसे भारत क्या एक राष्ट्र है। भारत राष्ट्र क्यों है? क्योंकि भारत की अपनी एक भूमि है, भूमि पर बसने वाले हम लोग हैं और हम लोगों का अपना संस्कृति है, और ये तीनों मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो राष्ट्र निर्माण में 3 कंपोनेंट होता है, आपको याद रहेगा क्या क्या? राष्ट्र के पास भूमि होना चाहिए, उस भूमि पर बसने वाले लोग होने चाहिए, और उन लोगों का एक क्या होनी चाहिए? संस्कृति होना चाहिए। तो पूरा का पूरा पैसेज बहुत ही बढ़िया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है, मजा आएगा पढ़कर, आपको बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। 20 आपसे पूछा जा रहा है कि अमूल्य का अर्थ क्या है? अमूल्य, अमूल्य का मतलब होता है कि जिसका मूल्य को हम लोग आंक ना सके उसे हम लोग अमूल्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि जिसका मूल्य को हम लोग नहीं आंक सके उसको हम लोग अमूल्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 आपसे क्या पूछा जा रहा है? 21 आपसे पूछा जा रहा है निधिया शब्द का एक वचन क्या होगा? तो निधिया क्या आपका बहुवचन है। तो निधि का एक वचन, निधि का बहुवचन निधिया होती है। तो निधि आंसर होगा यहाँ पर। 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 आपसे पूछा जा रहा है कि उन्हीं के कारण पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो वाक्य में कौन सा काल है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आपका वर्तमान काल है, और किस प्रकार के वर्तमान काल है? ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, कि उन्हीं के कारण पृथ्वी जो है किसकी संज्ञा प्राप्त करती है? मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। 23 आपसे पूछा जा रहा है कि भाव शब्द जो है ये किस प्रकार का शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? तो भाव शब्द जो है आपका पुल्लिंग है। क्या है आपका? पुल्लिंग में आता है आपका भाव शब्द। इसमें एग्जाम्पल जैसे सोने का भाव हो गया, अनाज का भाव हो गया, तो ये पुल्लिंग में आएगा आपका। 24 आपसे क्या पूछा जा रहा है? अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? अचेतन मतलब क्या होती है? अचेतन यानी कि जिसमें चेतना ना हो। चेतना किसमें नहीं होती है? निर्जीव पदार्थों में चेतना नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 24 का आंसर डी। टोटल 30 क्वेश्चन आज के सेशन में। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप नोट्स एंड टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। 25 आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य के कितने अंग माने गए? तो वाक्य का 2 अंग है। वाक्य कितना अंग होती है? 2। क्या क्या होती है? आपका उद्देश्य क्या होती है? आपका एक होता है आपका उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है? आपका विधेय होता है। तो वाक्य का जो है 2 अंग माना जाता है, एक उद्देश्य और दूसरा आपका विधेय। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए आपसे कि उद्देश्य किसे कहते हैं, तो जिसके विषय में कहा जाता है उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में, या लिख देते हैं हम, जिसके विषय में, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। विधेय का किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में, या हम लोग इस टाइप से बोल सकते हैं कि उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर राम जो है आपका रांची में रहता है। राम कहाँ रहता है? रांची में रहता है। राम रांची में रहता है। तो इस पूरा वाक्य में आप देखेंगे तो ये जो राम है, राम क्या आपका? राम आपका उद्देश्य है। राम क्या है? उद्देश्य है। बाकी राम कहाँ पर रहता है? रांची में रहता है। तो रांची में रहता आपका विधेय है। तो वाक्य का 2 अंग है, एक हो गया आपका उद्देश्य और दूसरा अंग क्या है? विधेय है। तो ये याद रहेगा आपको।
उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ हम लोग कहते हैं उसे हम लोग विधेय के नाम से जानते हैं। 26 आपसे पूछा जा रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की होती है? रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार आप देखेंगे ध्यान से, एक एक करके हम लिख दे रहे हैं। रचना के आधार पर पहला जो वाक्य का प्रकार होती है उसे हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। क्या कहते हैं उसे हम लोग? सरल वाक्य। दूसरा जो प्रकार होती है उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं उसे हम लोग? संयुक्त वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर बात कर रहे हैं वाक्य के प्रकार। थर्ड जो होती है वो होती है आपका मिश्र वाक्य। क्या होती है आपका? मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य कितना प्रकार का होता है आपका? 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि कौन सा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ये संयुक्त वाक्य है, इसमें क्या होती है? 2 या 2 से अधिक उपवाक्य आपका मिला हुआ रहता है। ठीक। 27 आपसे पूछा जा रहा है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या कहला जाता है? जब आप दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लाभ हानि, लाभ हानि 2 शब्द हैं, इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर एक हाइफन टाइप से लगाते हैं। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं ये पूछा जा रहा है। इसे हम लोग योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? योजक चिन्ह के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 आपका मुहावरा है, लोकोक्ति है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? जो लोगों वर्षों से चली आ रही है, वो लोग ऐसे ही कहते हैं उसको। उसका वाक्य कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है। जैसे ढाक के 3 पात, अगर देखा जाए ऐसे में तो ढाक के 3 पात मतलब 3 गो पात है, ऐसा ढाक जिसका 3 पात है, बट इसका अर्थ कुछ अलग होगा। इसका अर्थ क्या होगा? सदा एक सी स्थिति बना रहना। ढाक के 3 पात को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सदा एक सी स्थिति बना रहना। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत लज्जित होने के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन से? तो बहुत लज्जित होना मतलब घड़ों पानी पड़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बहुत सही उत्तर हो जाएगा 29 का ये। और 30 जो है आपका पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? ये आपको होमवर्क में है, या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन किए? 30 क्वेश्चन किए। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच इसका बढ़ सके। और आप सभी को पता है कि झारखंड की जैसा स्थिति है आज के डेट में, कोई भी एग्जाम टाइमली नहीं हो रहा है, तो उसी में जेटेट भी अपवाद नहीं है। तो जेटेट का भी एग्जाम लंबे टाइम से पेंडिंग है, और आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में एग्जाम होगा। बट तब तक आपको मोटिवेट रहना है, मोटिवेशन बनाए रखना है, तैयारी आपको करते रहना है। थोड़ा थोड़ा ही सही, बट तैयारी आपको करते रहना है। जब एग्जाम की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम हम डेली बेसिस पर 2-3 क्लासेस आपका करवा रहे थे, बट अभी जो ठंडी बस्ती में चला गया सब कुछ, सिलेबस भी अपडेट नहीं किया, फिर भी क्या कोशिश कर रहे हैं हम कि डेली बेसिस पर आपको 1 या 2 क्लास आपको करा दे, ताकि आप क्या रहे जुड़े रहे, और जब अचानक एग्जाम का डेट आ जाए तो आप फिर से तैयारी कर सकें। तो उसके लिए आप एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप बैच, नोट्स, टेस्ट सीरीज, इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अभी बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, 499 में इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर जैसे ही सिलेबस अपडेट होगा तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। बट अभी जो सिलेबस को कवर करा रहे हैं वो आपका कौन सा सिलेबस है? जो पुराना सिलेबस है, तो 2016 में जो जेटेट हुआ था उस टाइम के जो सिलेबस था उसी के हिसाब से आपका पूरा का पूरा क्लास अभी आपको देखने को मिलेगा। ये सारे सेशन जो लेके आ रहे हैं ये भी आपका ओल्ड सिलेबस पर बेस्ड है। और ये सेशन ऐसा नहीं कि आपका नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा। ये सब ऐसा टॉपिक है, ऐसा उम्दा टॉपिक है, ऐसा बेहतरीन टॉपिक है जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। भाषा कौशल, ऐसा हो सकता है क्या कि नया सिलेबस आएगा उसमें आपका भाषा कौशल से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन आपका वहाँ भी इन्हीं सब टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इन सब टॉपिक को और बेहतर करते रहिए धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन 8 घंटा पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे आप पढ़ ही नहीं रहे। कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन जैसे होता है उसी टाइप से डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ करते रहिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह भी हम डाल रहे हैं चैनल में, सो दैट अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को अटैच करा सकते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय में, इन सारे स्कूल्स में आप जाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत सारी चीज़ें आप नया नया चीज़ सीखेंगे। तो ये सब चीज़ करते रहिए, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा आपके अंदर। अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, नया करना होगा, आपको मोटिवेशन बनाए रखना होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल का क्लास रेमेडियल टीचिंग के ऊपर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको देखने को मिलेगा।
आप नोट्स बनाते भी चलेंगे, या नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।